गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। लास्ट क्लास काफ़ी दिन पहले हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो उसी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी के जो कुछ खास पॉइंट्स थे, स्ट्रक्चर्स तो ऑलरेडी आपने देखा भी होगा, नोट्स में भी ऑलरेडी शायद मैंने बनाकर उसको आपको दिया हुआ है, और प्रीवियस वीडियो को अगर आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। लेकिन बावजूद इसके उसमें जो कुछ खास पॉइंट्स थे मैं आपको थोड़ा रिकैप करता हूँ तेजी से। आपको इस तरीके से मैंने ओवरी का एक सेक्शन इस तरीके से लिया होगा, है ना। ओवरी का एक सेक्शन मैंने लिया होगा। इस ओवरी के अंदर क्या नजर आ रहे थे हमें? कुछ क्यूब लाइक सेल्स नजर आ रहे थे। पेन बिल्कुल नहीं चलाइए। इस ओवरी के अंदर हमें इस तरीके के कुछ क्यूब लाइक सेल्स नजर आ रहे थे। इसको हम लोगों ने नाम दिया था यहाँ पर ए लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, जो चारों तरफ से था। तेजी से मैं बनाता हूँ इसको हमने जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू इस तरीके से नाम दिया था। इसके अंदर हमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम की इस तरीके से लेयर यहाँ पर नजर आ रही थी, और यहाँ पर कुछ यही जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं क्या बनाते थे? कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते थे, इसको नाम देते थे एक ट्यूब। और ऐसे ही कुछ गोल गोल इस तरीके से गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर आते थे, इसको नाम देते थे एक नेस्ट वगैरह नाम दिया करते थे। और हमने क्या किया था? हाईली वेस्कुलर है, ओब्वियसली ओवरी है, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है, ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है, और किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर से ब्लड वेसल्स की एग्जिट होती होगी, तो इसके अंदर से ब्लड वेसल्स इस तरीके से एग्जिट भी होते होंगे। ओवरी के अंदर ब्लड वेसल जा रहा है, इसलिए इसको ओवेरियन आर्टरी भी कह सकते हैं। ओवरी के अंदर से ब्लड वेसल निकल रहे हैं, इसलिए से हम लोग ओवेरियन वेन भी यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन इसी में से हमने क्या किया होगा? किसी एक स्ट्रक्चर, है ना, तो जो भी आपको एक ट्यूब या एक नेस्ट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसमें से एक स्ट्रक्चर को हमने बाहर निकाला, और जो भी स्ट्रक्चर है अभी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इस स्ट्रक्चर का एक नाम रखा करेंगे, है ना। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा करेंगे? इसमें लोग गैमीट मदर सेल या ऊगोनिया नाम दिया करेंगे। और इस गैमीट मदर सेल या ऊगोनिया, हालांकि आप इसे चाहें तो काफी सारे इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं, इसे प्राइमरी ऊसाइड भी फिलहाल आप कहा जा सकता है ना। तो इसे क्या करते हैं? कुछ खास लेयर्स इस तरीके से घेर कर रखते थे, इसका नाम रखते थे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल। फर्दर डेवलपमेंट होती थी, यानी बीच में जो स्ट्रक्चर बार बार सेम ही रह जाएगा, बीच में जो स्ट्रक्चर बार बार क्या रहता था? वो सेम ही रह जाता था। लेकिन अगर कुछ लेयर्स की और फर्दर कवरिंग बढ़ जाती थी तो नाम होता था इसका सेकेंडरी फॉलिकल। कुछ लेयर्स की और कवरिंग बढ़ जाती थी और नतीजा उसके अंदर कुछ फ्लूइड भी एक्युमुलेट, एक कैविटी चली आती थी, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भी एक्युमुलेट हो जाता था, नाम रखते थे हम लोग टर्सरी फॉलिकल। और यही टर्सरी फॉलिकल आगे की तरफ बढ़कर काफी ज्यादा मैच्योर हो जाता था, उसमें कई सारे लेयर्स बढ़ते थे, इसकी साइज बढ़ती थी, काफी सारे डेवलपमेंट होते हैं जिसको आगे जाकर डिटेल में पढ़ना भी है। डिटेल में इसी प्रोसेस का हम लोग नाम रखा करेंगे ऊजेनेसिस, लेकिन जब वो आएगा तब आएगा। फिलहाल मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझा रहा हूं, इसमें कोई भी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं है। ऑब्वियसली इसकी साइज बढ़ गई, नाम बदल गया, इसका नाम ग्राफिन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल मैंने आपको बताया होगा। तो इसी ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल भी दिखते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल भी दिखते हैं, टर्सरी फॉलिकल भी दिखते हैं, ग्राफिन फॉलिकल भी दिखते हैं। और इसी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता है जिसमें लोग आगे जाकर नाम देने वाले हैं, ओवम नाम देने वाले हैं। तो होगा क्या? अब इसमें रप्चर होगा और बीच का एक बहुत बड़ा कंटेंट क्या होगा? इसके टूटने की वजह से बाहर निकल जाएगा। मैंने ऐसे साबित भी किया होगा, इसमें बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके टूटने की वजह से बाहर निकल जाएगा। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर का नाम हम रख देंगे ओवम। और जो बाकी जो बचे कुछ स्ट्रक्चर वो अभी भी अंदर रह जाएंगे, जो कि येलो कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम रखेंगे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम। हार्मोन बनाएगा। कहा जाता है, अभी डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं, जो टर्सरी फॉलिकल हैं, ये जो ग्राफिन फॉलिकल हैं, इन सभी फॉलिकल्स के अंदर जब तक ओवम बाहर नहीं निकला था तब तक इन सभी के अंदर एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की फॉर्मेशन हो रही थी। और ओब्वियसली जब एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की फॉर्मेशन हो रही थी तो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बाहर भी निकलता होगा। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हो गया, बीच का एक बहुत बड़ा कंटेंट टूट करके बाहर निकल गया, जैसे ही ओवुलेशन की प्रक्रिया हो गई, सेम स्ट्रक्चर अब येलो कलर के एक नए लुक में दिखने लगा, इसका नाम बदल गया, इसका नाम पड़ गया कॉर्पस ल्यूटियम। और अब ये दूसरे हार्मोन को निकालना शुरू कर रहा, नाम होगा उसका प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन भी होगा। जहां तक मुझे ध्यान है, कई सारे स्टूडेंट्स का एक चैप्टर जिसको हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कहते हैं, जो कि क्लास 11th का है, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे काफी सारे हार्मोन्स आते हैं, मेरे ख्याल से आपका नहीं हुआ है। इसलिए मैं अभी कोशिश करता हूं शायद आपको प्रीवियस चैप्टर में उस पोर्शन को मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं, जिससे आपका यहां पर जो प्रोसेस होगा आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं, फिर मैं उधर की तरफ चलता हूं। तो इसके बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर निकल गया, ओवुलेशन। जब तक फॉलिकल्स थे, जब तक ओवुलेशन नहीं हुआ था, एस्ट्रोजन बन रहे थे और निकल रहे थे। और जब ओवुलेशन हो गया, जो बचा कुछ स्ट्रक्चर है ये येलो कलर का दिखेगा, नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब एक नया हार्मोन आएगा, नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश है, अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई, तो वैसी स्थिति में जो कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर है 9 मंथ्स तक रहेगा, और 9 मंथ्स तक प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को निकालता भी रहेगा, और जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार कहा जाएगा। लेकिन लास्टली अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, वैसी स्थिति में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर क्या होगा? काफी छोटे साइज का होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने की वजह से काफी छोटे साइज का होगा, इसका रंग भी बदल जाएगा और इसका रंग हो जाएगा व्हाइट, नाम भी बदल गया। जब तक बड़े साइज का था कॉर्पस ल्यूटियम कहते थे, ल्यूटियम मतलब होता है येलो, तब तक प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकाल रहा था। और जब ये सिकुड़ गया, सूखने लगा, कलर बदल गया व्हाइट, और इसका नाम पड़ गया कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस का मतलब, एल्बिकेंस शब्द कहां से आता है? एल्बिनो,
एक खास बीमारी होती है, आपने नाम शायद सुना होगा एल्बिनो। एल्बिनो में पूरा कंप्लीट पूरे शरीर का रंग व्हाइट पड़ जाता है, यानी एल्बिकेंस शब्द का मतलब होता है व्हाइट। तो कॉर्पस ल्यूटियम था तो प्रोजेस्टेरॉन, अब बाजार में जब सिकुड़ जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस तो एक नए हार्मोन को निकालेगा, नाम होगा रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन की भी उपयोगिता होती है चाइल्ड बर्थ में खासकर, लेकिन कम से कम उस प्रोसेस तक अभी तक हम लोग नहीं आए हैं, इसलिए मुझे अभी यहाँ तक उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो कई स्टूडेंट्स के यहाँ पर रिक्वेस्ट थी कि इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिकैप किया जाए, तो मैंने थोड़ा सा रिकैप भी किया क्योंकि क्लास में काफी लंबा गैप हो गया था। तो अब चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्लास 11th के उस कंटेंट को थोड़ा मैं शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर कई सारे बैच में नहीं हुआ है। क्योंकि जब आप इस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर को समझेंगे तब वहां से आने वाले हार्मोन्स, जिसका हम लोग प्रयोग भी आगे जाकर करने वाले हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके फंक्शन को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, और जब आप एफएसएच और एलएच के फंक्शन को समझ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि प्राइमरी फॉलिकल किस तरीके से सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, या किस तरीके से ओवुलेशन हुआ, या कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस एल्बिकेंस कैसे बना होगा। यानी जब तक आप हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के एफएसएच और एलएच ना पढ़ लें तब तक इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत डिटेल में समझना काफी मुश्किल हो जाएगी। चलिए क्लास 11 के थोड़े से पोर्शन को मैं अब इंक्लूड करता हूं, जिसमें आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को थोड़ा शामिल करना होगा। शामिल कर देना जी, अच्छा पूछ लीजिए। किसी बैच में नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रेन, इमेजिन कीजिए जब इस ब्रेन का हम लोग सेक्शन लेंगे, ब्रेन का सेक्शन कई तरीके से ले सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है मेरे ख्याल से आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर को अगर इस तरीके से कट करते हैं, मान लेते हैं अगर एक पेन है, अगर इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से कट करेंगे इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन अगर किसी भी स्ट्रक्चर को सीधे कट करते हैं दिस इज कॉल्ड है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फिर से दो तरीके के होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा ब्रेन है, स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन है। अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लंबाई में सेक्शन अगर इस तरीके से कट किया जाए इस दिस इज कॉल्ड एज कोरोनल सेक्शन। लेकिन अगर मैं इस तरीके से साइड में चला जाऊं और साइड में होकर अगर इस तरीके से इस व्यू से अगर इसका सेक्शन लिया जाए दिस इज कॉल्ड एज सजाइटल सेक्शन, है ना। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के दो वैरायटीज होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कोरोनल सेक्शन और एक को हम लोग कहते हैं साइड से देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज सजाइटल सेक्शन। तो जिस थ्योरी को, जिस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें दोनों सेक्शंस आपके मददगार होंगे। जब तक आप दोनों सेक्शन को इमेजिन नहीं करेंगे तब तक आपको ये बहुत अच्छे से समझने नहीं आएगा। तो काइंडली आप इसे ध्यान से सुने। चलिए अब एक काम करते हैं, इस ब्रेन का हम लोग पहले क्या करते हैं, इस तरीके से कोरोनल सेक्शन लेते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे लेते हैं, कट करते हैं। तो इमेजिन कीजिए ब्रेन कैसा दिखेगा अगर इस तरीके से बिल्कुल सामने की तरफ से अगर सेक्शन लिया, कोरोनल सेक्शन। ध्यान दीजिए, बार बार रिपीट करें, दिस इज कॉल्ड कोरोनल सेक्शन। अगर कोरोनल सेक्शन लेंगे तो ब्रेन का इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें ब्रेन के दो आधे हिस्से होंगे, एक को हम लोग कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक को हम लोग कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और दोनों ही हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए बीच में कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं, इसका नाम होता है कॉर्पस कैलोशम। क्लियर है। तो एक को हम लोग नाम देने वाले हैं राइट हेमिस्फीयर और दूसरे को नाम देने वाले हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। आपने नाम सुना ही होगा ऑलरेडी। खैर मैं अभी ब्रेन आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, नर्वस सिस्टम के हिसाब से ना बता के मैं अभी इंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसी ब्रेन का जब मैंने इस तरीके से जब सेक्शन लिया दिस इज कॉल्ड कोरोनल सेक्शन, तो इस जगह पर यानी कि ब्रेन के अंदरूनी हिस्से नीचे के हिस्से में आपको दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएंगे। और इन्हीं दोनों ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन्हीं दोनों ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे थैलेमस। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, लेकिन सेक्शन है तो सेक्शन है तो सेक्शन ऐसे ही दिखेगा। और इसी थैलेमस के नीचे दो और काफी छोटे साइज के लेकिन ये भी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये भी आपको नजर आएंगे। इसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब होता है बिलो, क्योंकि थैलेमस के नीचे है इसलिए इसका नाम होगा हाइपोथैलेमस। तो ध्यान दीजिए, तो ब्रेन में थैलेमस की संख्या कितनी है, दो, और थैलेमस के नीचे दो और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। उसकी भी संख्या कितनी है, ये भी दो। हालांकि साइज मैंने आपको यहां पर काफी बड़ा बना दिया हाइपोथैलेमस की साइज, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो पूरे ब्रेन की साइज होती है ना, इस पूरे ब्रेन की साइज का मात्र 300वां हिस्सा है। अब आप खुद मतलब कि अपने अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े साइज के होते होंगे। ज्यादा से ज्यादा ये एक बादाम के साइज के होते हैं। हाइपोथैलेमस की साइज बस एक बादाम के साइज की है, लेकिन आपको यहां पर दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो चलिए मैं यहां पर हल्का सा लेवलिंग भी करता हूं। ऊपर के दो स्ट्रक्चर का नाम रख रहे हैं हम लोग हाइपोथैलेमस और नीचे के दो स्ट्रक्चर का नाम रख रहे हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। लेकिन हालांकि थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को मिलाकर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को मिलाकर एक कॉमन वर्ड भी दिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं डायनसेफेलॉन।
यानी ऊपर दो थैलमस है, नीचे दो हाइपोथैलेमस है, सेक्शन में दिख रहे हैं। अगर दोनों को मिला के कॉमन नाम देना होगा, दिस इज कॉल्ड एज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्यों? इंसेफेलॉन, इंसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन को हम लोग कहते हैं इंसेफेलॉन। और ब्रेन के अंदर हम लोग दो स्ट्रक्चर की एक साथ बात कर रहे हैं। हम लोग थैलमस की भी बात कर रहे हैं जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि पेयर्ड स्ट्रक्चर थैलमस हाइपोथैलेमस की संग संग बात की जा रही है, इसलिए इसका नाम पड़ने वाला है डायनसेफेलॉन। डाई मतलब होता है दो स्ट्रक्चर की बात करें, इंसेफेलॉन मतलब होता है ब्रेन। यानी हाइपोथैलेमस के बारे में एक लाइन और मैं यहां पर आपको जोड़ सकता हूं, हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, क्योंकि पूरे को मिलाकर हम लोग डायनसेफेलॉन कह रहे हैं और डायनसेफेलॉन के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा इमेजिनेशन की बारी है। जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे तब तक बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे। अब इमेजिन कीजिए, फिलहाल थैलमस को आप दिमाग से बाहर हटाइए, सीधे हाइपोथैलेमस पर हम आते हैं, क्योंकि मुझे नर्वस सिस्टम अभी नहीं पढ़ाना, सीधे एंडोक्राइन सिस्टम पर हम जंप कर रहे हैं। तो नीचे के हाइपोथैलेमस को आप इमेजिन कीजिए, तो दोनों हाइपोथैलेमस को जब आप सामने से देखेंगे तो कैसे दिख रहे हैं? ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए दोनों हाइपोथैलेमस को जब आप सामने से देख रहे हैं, तब आपको अगर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मतलब दोनों थैलमस को, अगर आप थैलमस बोल रहा हूं मैं, दोनों हाइपोथैलेमस को जब आप सामने से देख रहे हैं तो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों हाइपोथैलेमस को अगर आप पीछे से भी देखेंगे तो भी स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा? तो भी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो इमेजिन कीजिए अभी दोनों हाइपोथैलेमस को हम लोग सामने से देख रहे हैं तो ओवल शेप्ड है, लेकिन अगर दोनों हाइपोथैलेमस को अगर पीछे से देखेंगे तो भी कैसा दिखेगा? तो भी तो ऐसे ही ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ही आएगा। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, हाइपोथैलेमस को मैंने तो सामने से देखा तो भी ओवल है, पीछे से देखा तो भी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन अब कुछ एक नया चीज भी दिखेगा। पीछे की तरफ से, दोनों हाइपोथैलेमस के पीछे की तरफ से कुछ डंटीनुमा स्ट्रक्चर दिखेंगे। दोनों हाइपोथैलेमस के पीछे की तरफ से कुछ डंटीनुमा स्ट्रक्चर दिखेंगे। इसी डंटीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। और दोनों तरफ यानी दो हाइपोथैलेमस की संख्या पीछे से देखेंगे तो भी कितनी है? 2। उससे निकलने वाला डंटीनुमा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कह रहे हैं इनफंडिबुलम, इसकी भी संख्या कितनी है? 2। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों इनफंडिबुलम क्या हो गए? फ्यूज कर गए, और दोनों इनफंडिबुलम फ्यूज करके एक और छोटे से स्ट्रक्चर में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे। एक सोलन स्ट्रक्चर है, एक फुल ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी। यानी कि अगर सामने से अगर आप हाइपोथैलेमस को देखें तो आपको पिट्यूटरी नाम का ग्लैंड नजर नहीं आएगा, लेकिन सेम हाइपोथैलेमस को जब आप पीछे से देखेंगे तो आपको कुछ डंटीनुमा स्ट्रक्चर भी दिखेगा, नाम होगा इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के नीचे एक छोटा सा सोलन पोर्शन नजर आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हाइपो, और हाइपोफाइसिस का ही नाम होता है पिट्यूटरी। यानी पोस्टीरियर व्यू है, पीछे के व्यू को क्या कहते हैं? डॉर्सल व्यू भी कहते हैं। यानी इस इमेज में ये दोनों जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? हाइपोथैलेमस। इसे हम लोग नाम देने वाले हैं हाइपोथैलेमस। संख्या कितनी है? 2। इसी इमेज में इस डंटीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? इसे हम लोग नाम देने वाले हैं इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम की भी संख्या कितनी है? ओब्वियसली 2। लेकिन फिर से बाद में दोनों इनफंडिबुलम क्या हो गए? फ्यूज होकर उसने एक कॉमन स्ट्रक्चर को बनाया है। इसी कॉमन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइपोफाइसिस। और इसी हाइपोफाइसिस को आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि लोकेशन में आपको फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहा था, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस के बारे में इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? दिस हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। अब पिट्यूटरी के बारे में क्या कह सकते हैं? दिस पिट्यूटरी इज ए काइंड ऑफ ग्लैंड व्हिच इज सीन ऑन द डॉर्सल, दैट मींस पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पीछे से देखेंगे तो डॉर्सल व्यू की इमेज हो गए। मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं, ये डॉर्सल व्यू की इमेज हो गए। अब मुझे क्या करना है? अब इस इमेज को मुझे काफी डिटेल में आपको पढ़ाने की जरूरत है, जिससे आप कनेक्शंस और हार्मोन्स को समझ सकें। उसके लिए मुझे इस जगह की जरूरत पड़ेगी। मैं इस इमेज को मिटा रहा हूं, नीचे वाले को इसी मिटा देते हैं। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि यहां इमेजिनेशन काफी बेहतर है। अगर आपकी इमेजिनेशन काफी बेहतरीन है, आप समझ भी बहुत अच्छे तरीके से पाएंगे। तो जस्ट इमेजिन आपको करना जरूरी है। फिर से वापस आते हैं, तो सामने से हाइपोथैलेमस को देख रहे थे तो ऐसा था, लेकिन जरा सोचिए पीछे से देख रहे थे हाइपोथैलेमस को तो ऐसा इमेज दिख गया, यहां पर दिखा हम लोग को। लेकिन अब पीछे से नहीं, अब साइड से देखना, लैटरल व्यू में आना है। तो सामने से इमेजिन कीजिए ये हाइपोथैलेमस मुझे दिख रहा है, यानी इसके पीछे तो पिट्यूटरी है, छुपा हुआ है। तो अगर साइड अगर कर लें, इस साइड व्यू को क्या कह रहे हैं? पहले भी हमने कह दिया, साइड के व्यू को क्या कहते हैं? सैजिटल सेक्शन। यानी इस तरीके से व्यू जब हम लोग देख रहे थे, दिस इज कॉल्ड एज कोरोनल व्यू। अगर इस तरीके से व्यू को देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सैजिटल व्यू। तो ध्यान दीजिए वापस, इस दोनों ओवल स्ट्रक्चर का नाम है हाइपोथैलेमस। इसके पीछे में कौन छुपा हुआ है? पिट्यूटरी। इनफंडिबुलम और पिट्यूटरी दोनों छुपा हुआ है। लेकिन अगर साइड करेंगे तब आपको जरा इमेजिन कीजिए, आपको कितने हाइपोथैलेमस नजर आएंगे? एक ही हाइपोथैलेमस नजर आएगा, सामने वाला, क्योंकि दूसरा हाइपोथैलेमस तो छुप गया होगा।
तो दोनों हाइपोथैलेमस में आप कितने हाइपोथैलेमस नजर आएंगे? एक। कितने इन्फंडिबुलम नजर आएंगे? इन्फंडिबुलम भी एक ही नजर आएगा क्योंकि दूसरा इन्फंडिबुलम छुपा होगा। तो क्या नीचे हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी नजर आएगा? ये बिल्कुल नजर आएगा क्योंकि ये तो एक ही होता है। तो साइड व्यू से अगर आप देखेंगे तब आपको हाइपोथैलेमस बस एक ही नजर आएगा, इन्फंडिबुलम जो डंटिन्यूमस स्ट्रक्चर वो भी एक ही नजर आएगा, और नीचे जो हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी वो भी सिर्फ एक ही नजर आएगा। और इसी व्यू को मैं अब यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो चलिए इस इमेज को मैं बड़े तेजी से बनाता हूं। तो इमेजिन कीजिए ये जो ओवर रिसेप्टर स्ट्रक्चर है क्या होने वाला है? इसी को हम लोग नाम देंगे हाइपोथैलेमस। बड़ा बना रहा हूं, साइड व्यू है। तो इस इन्फंडिबुलम से क्या होगा? डंटिन्यूमस स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसी का नाम रखेंगे इन्फंडिबुलम। दो होते होंगे, इसके उधर एक और हाइपोथैलेमस होगा, तो उधर के हाइपोथैलेमस से भी एक और इन्फंडिबुलम आता होगा, लाइक दिस। इमेजिन कीजिए। लेकिन दोनों इन्फंडिबुलम क्या हो गए? यहां पर फ्यूज होकर वो एक ही कॉमन स्वेलिंग में कन्वर्ट हो गए। इसी का नाम है हाइपोफाइसिस, और हाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी। तो कौन सा व्यू हम लोग पढ़ रहे हैं? लैटरल व्यू पढ़ रहे हैं। लैटरल व्यू को हम लोग सैजिटल व्यू भी नाम दे रहे हैं। तो अभी तक क्या आपके तीन नाम है? ये हाइपोथैलेमस दिख रहा है, ये इन्फंडिबुलम दिख रहा है, और ये हमें क्या दिख रहा है? हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी नजर आ रहा है। अब ध्यान से सुनना है, इसी में कई सारे चेंजेस हैं। साइड से देख रहे हैं, इस व्यू से मान लेते हैं कि अगर मेरे ब्रेन का आप सेक्शन लेते तो सेम इसी तरीके से आपको इमेज नजर आता। अब क्या कर रहा है? यहां से मैं बीच में, ध्यान दीजिए, पिट्यूटरी पे पहले जा रहा हूं। मैं क्या करता हूं? पिट्यूटरी में इस बीच में मैं थोड़ा सा दो लाइन यहां पर खींच देता हूं। अब इस पिट्यूटरी के टोटल हिस्से कितने हो गए? इसी हाइपोफाइसिस को हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी भी कहते हैं। तो इस पिट्यूटरी के टोटल हिस्से कितने हो गए? 3। एक हिस्सा किधर है? बिल्कुल आगे की तरफ। सोचिए, अगर इस तरीके से सेक्शन लिया हुआ है, ये कौन सा व्यू है? आगे, वेंट्रल। ये कौन सा व्यू है? डॉर्सल, दैट मींस पीछे। तो अगर ये व्यू अगर आगे है यानी पिट्यूटरी का ये अगला हिस्सा है, ये व्यू अगर पीछे है तो पिट्यूटरी का ये पिछला हिस्सा है। तो नामकरण पर आते हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? तीन हिस्से के तीन नाम हैं। चलिए मुझे लिखना है, इसलिए मैं उधर ध्यान रखिएगा। ये कौन सा व्यू है? ये वेंट्रल साइड हो गया। ये वेंट्रल साइड, दैट मींस एंटीरियर साइड है। और ये कौन सा साइड है? ये डॉर्सल, दैट मींस पोस्टीरियर साइड है। डॉर्सल, दैट मींस पोस्टीरियर साइड है। मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से मैं खड़ा हूं तो मेरा हाइपोथैलेमस ऐसा दिखेगा, इन्फंडिबुलम ऐसे दिखेंगे, और हाइपोफाइसिस से पिट्यूटरी ऐसा दिखेगा। एक हाइपोथैलेमस छुपा हुआ होगा, उधर की तरफ रहा होगा, क्योंकि आगे है इसलिए वेंट्रल एंटीरियर, ये पीछे है इसलिए डॉर्सल पोस्टीरियर कहते हैं। अब मैं नामकरण करता हूं सीधे। अभी जस्ट मैंने कहा ये आगे है, आगे के इसी हिस्से को हम लोग नाम देते हैं पार्स डिस्टालिस। आगे किसी हिस्से को हम लोग नाम देते हैं पार्स डिस्टालिस। मैंने नाम लिख दिया। बीच का दो लाइंस के बीच में भी आपको कुछ एरिया नजर आ रहा है, इस हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस हिस्से को हम लोग नाम देते हैं पार्स इंटरमीडिया। इस हिस्से का नाम होगा पार्स इंटरमीडिया। और पीछे के इसी हिस्से का हम लोग नाम देते हैं पार्स नर्वोसा। तो पीछे के इस हिस्से का नाम मैं लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा। यानी इस पिट्यूटरी ग्लैंड की टोटल, ये तकनीकी शब्द है, ये टेक्निकल वर्ड है, या आप इसको मेडिकल टर्म भी कह सकते हैं। डॉक्टर्स इसी भाषा में बात करेंगे। तो इस पिट्यूटरी के टोटल कितने हिस्से नजर आ रहे हैं? 3। सबसे आगे दिख रहा है पार्स डिस्टालिस, बीच में दिख रहा है आपका पार्स इंटरमीडिया, और सबसे पीछे किसी का नाम रखा हमने पार्स नर्वोसा। लेकिन वाकई आपका सिलेबस दरअसल इसी 3 नाम को लेकर चलता है, इसलिए मैं यहां पर 3 ही नाम बता रहा हूं। लेकिन वाकई इसमें 4 हिस्से होते हैं। रियल में 4 हिस्से होते हैं। मैं एक बार सिर्फ नाम ले लेता हूं, क्योंकि अगर कहीं पर आपको ऑप्शंस में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, वो नाम सुनने को मिल जाए, तो ध्यान दीजिएगा वो गलत साबित नहीं होगा। हालांकि एनसीईआरटी से बाहर में जा रहा हूं। तो रियल में पिट्यूटरी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे आगे के हिस्से को कहते हैं पार्स डिस्टालिस। इसके ठीक पीछे जो हिस्सा आता, जिसको मैंने यहां नहीं बनाया है, उसका नाम होता है पार्स ट्यूबरालिस। पार्स ट्यूबरालिस के पीछे होता है पार्स इंटरमीडिया, और पार्स इंटरमीडिया के पीछे होता है पार्स नर्वोसा। यानी रियल में हिस्से होते हैं 4। आगे डिस्टालिस, तब आता ट्यूबरालिस, तब आता इंटरमीडिया, तब आता नर्वोसा। लेकिन एनसीईआरटी में पार्स ट्यूबरालिस लाइन को गायब कर दिया गया है। चलिए गायब कर दिया तो मैं भी उसे गायब कर देता हूं, लेकिन अगर मिले तो आंसर सही हो जाएगा। अगर पार्स ट्यूबरालिस कहीं दिख जाए, दिस इज ट्रू। चलिए अपने हिसाब से ही चलते हैं हम लोग, जो एनसीईआरटी उसी हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो अभी तक पिट्यूटरी के 3 हिस्से हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। तो क्यों ना लोकेशन के हिसाब से इसका एक कॉमन नाम भी दे। पार्स डिस्टालिस किधर है? बिल्कुल आगे की तरफ है ना, चेहरे की तरफ। इधर किसी व्यक्ति का चेहरा रहा होगा। पार्स डिस्टालिस क्योंकि बिल्कुल आगे की तरफ है, इसलिए इसका आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे क्या बोलते हैं? लोग इसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। पार्स इंटरमीडिया क्योंकि बीचों बीच है, इसलिए लोग इसे मिडिल पिट्यूटरी भी कहते हैं। बिल्कुल बीचों बीच है, यानी इसे हम लोग कहेंगे मिडिल पिट्यूटरी। यहां पर मैं लिख सकता हूं। और पार्स नर्वोसा किधर है? बिल्कुल पीछे की तरफ है। बिल्कुल पीछे की तरफ है तो क्यों इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह दे, क्योंकि वो तो भी पोस्टीरियर व्यू है। हम लोग साइड से देख रहे हैं, इस इमेज को देख रहे हैं। तो पार्स नर्वोसा में मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, आप जितने बेहतरीन तरीके से अभी आप इसे इमेजिन कर सकें, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे। इसलिए इमेजिनेशन काफी बेहतरीन होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेहतर होगा
जूम थोड़ा कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर क्वेरी यहाँ पूछिए, लेकिन जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है, आदत डालिए। तो अभी तक के जिस्ट यही निकल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के टोटल हिस्से कितने दिख रहे हैं? 3, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। जैसा लोकेशन है मैंने कॉमन नाम भी रख दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं। मैमल्स छोड़िए, मैं सीधे ह्यूमंस की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ ह्यूमन की जानकारी है। अपने ह्यूमंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ह्यूमंस में ये जो पार्स इंटरमीडिया नाम का जो लोब है, जो पोर्शन दिख रहा है, ये पार्स डिस्टालिस के साथ फ्यूज कर जाता है। तो चलिए ह्यूमंस में क्या होता है, जो बीचों बीच जिसको हम लोग मिडिल पिट्यूटरी कह रहे हैं, जिसको हम लोग पार्स इंटरमीडिया भी कह रहे हैं, ये क्या करता है, पार्स डिस्टालिस के साथ क्या हो गया, ये फ्यूज कर गया। यानी कि फ्यूज कर गया मतलब इसकी कोई अलग से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब एक कॉमन नाम देना पड़ेगा, क्योंकि पार्स डिस्टालिस था, पार्स डिस्टालिस के साथ इंटरमीडिया बिल्कुल क्या हो गया, फ्यूज कर गया। फ्यूज कर गया तो क्यों ना एक कॉमन नाम दे दें। कॉमन नाम होगा एडिनोहाइपोफाइसिस। कॉमन नाम होगा, जब दोनों फ्यूज कर गए तो मैंने नाम रख दिया एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पीछे की तरफ बच गया इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। और दोनों ही हाइपोफाइसिस, तो आगे डिस्टालिस और इंटरमीडिया को मिलाकर हमने नाम दिया एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पीछे बच गया उसका नाम रख दिया हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन दोनों को मिलाकर अगर एक कॉमन शब्द देना होगा तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, क्योंकि पहले भी मैंने बता दिया पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस ही कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन में आपको समझा रहा था। तो ऊपर इस इमेज में आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस, एक और होगा। इस इमेज में आपको यहां पर दिख रहा है इन्फंडिबुलम, जो एक रास्ता है, एक ट्रैक्ट है, एक डक्ट है, इधर भी है, एक और होता होगा नीचे की तरफ। लेकिन पिट्यूटरी बस एक ही है, 3 हिस्से थे, डिस्टालिस इंटरमीडिया नर्वोसा। इसको हम लोग एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा। डिस्टालिस इंटरमीडिया फ्यूज हो गए तो एक कॉमन नाम दिया हमने एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो बच गया उसका नाम रखा हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन अगर एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस को मिलाकर अगर एक नाम देना होगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस मतलब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको फिलहाल समझा रहा था। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, इस स्ट्रक्चर को मिटाकर और काफी डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वहीं से हार्मोन्स का रास्ता निकलेगा। तो मैं इस इमेज को मिटाकर, क्योंकि लेवलिंग यहां पर काफी सारे किए गए हैं, इस लेवलिंग की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं और काफी क्लियर इमेज बना रहा हूं। आगे फ्यूज कब करेगा सर, क्वेश्चन आ रहा है कि फ्यूज कब करेगा। काफी बर्थ के काफी पहले, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, ये 5th मंथ में फ्यूज कर चुका रहता है। जेस्टेशन पीरियड के 5वें महीने में लगभग ये फ्यूज कर चुका रहता है। यानी कि जन्म से पहले फ्यूज कर गया, जन्म के बाद में ऐसा कोई रोल देखने को नहीं मिलेगा। सेम इमेज में दोबारा बनाने वाला हूं, लेकिन इस बार मैं लेवलिंग नहीं करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए नाम उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। इसे हम लोग किस व्यू से देख रहे थे, लैटरल व्यू, साइड से व्यू, इसे सजाइटल व्यू भी कहते हैं। फिर से सेम इमेज में बनाता हूं, फिर से सेम आ गया। दैट मींस ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम रखेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस। ये दिख रहा है डेंटिनम स्ट्रक्चर, इसका नाम रखेंगे हम लोग इन्फंडिबुलम, एक और होता होगा। और नीचे की तरफ जो सोलेंट पोर्शन, इसका नाम है हाइपोफाइसिस, इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं पिट्यूटरी। इसके 3 हिस्से थे, आगे को पार्स डिस्टालिस, बीच को पार्स इंटरमीडिया और पीछे वाले को पार्स नर्वोसा भी कहते थे। यही था पोर्शन। चलिए अब डिटेल में मैं कुछ ब्लड सप्लाई की बात करूंगा। एक डक्ट है, एक ब्लड वेसल है, जिसकी एंट्री कहां पर होती है, जिसकी एंट्री पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसकी एंट्री होने के बाद ये ब्लड कैपिलरी में डिवाइड कर जाते हैं, कैपिलरीज में, और ये कैपिलरी फ्यूज करते हैं और वापस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल जा रहे हैं। यानी कि फिलहाल मैंने एक ऐसे डक्ट की यहां पर बात करी है जिसकी एंट्री कहां पर होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होती है, और एग्जिट भी कहां से होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही होती है। लेकिन अब मैं एक ऐसे डक्ट की बात कर रहा हूं जिसकी एंट्री होगी हाइपोथैलेमस से, लेकिन उसकी एग्जिट होगी एंटीरियर पिट्यूटरी से। चलिए देखते हैं कैसे। एक डक्ट है जिसकी एंट्री कहां से हो रही है, हाइपोथैलेमस में उसकी एंट्री हुई। हाइपोथैलेमस में एंट्री होकर इसने क्या किया, कैपिलरीज बनाए। कैपिलरीज फिर से क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। कैपिलरीज फिर से फ्यूज होकर उसने क्या बनाया, फिर से एक डक्ट बनाया, ब्लड वेसल बनाया। ये ब्लड वेसल कहां तक पहुंच गया, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में आकर इसने क्या बनाया, फिर से कैपिलरी बनाया। ये कैपिलरीज क्या किए, फिर से फ्यूज हुए, और फिर से फ्यूज होकर ये एंटीरियर पिट्यूटरी से बाहर निकल गए। आपको 2 तरीके के ब्लड वेसल फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ब्लड वेसल जिसकी एंट्री और एग्जिट दोनों कहां पर हुई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो गई। लेकिन एक ऐसा भी ब्लड वेसल है जिसकी एंट्री तो हुई हाइपोथैलेमस में, उसने डिवाइड करके कैपिलरी बनाया, कैपिलरी फ्यूज किए, वो डक्ट बना, फिर से पहुंच गया वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक, एंटीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड करके फिर कैपिलरी बनाया, कैपिलरी फिर से फ्यूज किया और फिर से वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बाहर निकल गया। अब एक नाम पर आ गए। इस बीच के डक्ट को आप देखिए, यहां से शुरू होकर यहां तक कि आप इस डक्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस डक्ट का एक स्पेशल नाम है, इसी डक्ट को हम लोग कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो इस जगह से शुरू होकर इस जगह तक जो एक आपको आर्टरी नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत कहां से हुई है, कैपिलरी पे, जिसकी अंत कहां पर हो रही है, कैपिलरी पे।
इसी डक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी डक्ट को हम लोग नाम देते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल मतलब पिट्यूटरी को तो हाइपोफाइसिस कहते ही हैं, क्योंकि पिट्यूटरी के पास आने वाला डक्ट है, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं हम लोग हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। चलिए इसके बारे में थोड़ा और आपको क्लियर कर देता हूं। हमारे शरीर में दो ही पोर्टल सिस्टम है, हमारे शरीर में दो ही पोर्टल सिस्टम है, एक को हम लोग कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एक को कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। पहला तो मैं आपको बता देता हूं पोर्टल सिस्टम स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या कहा जाता है और फंक्शन के हिसाब से पोर्टल सिस्टम किसको कहते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से पोर्टल सिस्टम किसको कहते हैं, जिस डक्ट की शुरुआत कैपिलरी से हो अंत भी कैपिलरी पर हो, इसे हम लोग कहते हैं पोर्टल सिस्टम। यानी हमारे शरीर में बस दो ही ऐसे स्थान हैं जहां पे एक डक्ट की शुरुआत कैपिलरी से होती होगी और अंत भी उसका कैपिलरी पे होता होगा। यानी अगर एक डक्ट कैपिलरी से शुरू होकर कैपिलरी पे खत्म हो, तो ऐसे ही सिस्टम को स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग क्या नाम देते हैं, पोर्टल सिस्टम। लेकिन फंक्शन के हिसाब से पोर्टल सिस्टम किसको कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता है उसे कहते हैं हम लोग पोर्टल सिस्टम। नाम में ही पोर्टल है, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम को हम लोग पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो हमारे शरीर में पोर्टल सिस्टम कितने हैं, दो। एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो चलिए पहले हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको याद दिलाते हैं, फिर दूसरे पर आएंगे, इसका नाम होगा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं, एक ऐसा डक्ट, ध्यान दीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा जेजुनम इलियम, जहां कंप्लीट डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद जब वाटर सोल्युबल कंटेंट्स का जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो वाटर सोल्युबल कंटेंट्स एब्जॉर्ब होकर इसी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में पहुंचते हैं। यानी एक ऐसे डक्ट की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं जिसकी शुरुआत इमेजिन कीजिए यहां पर इंटेस्टाइन होगा और यहां पर लीवर होगा। एक ऐसे डक्ट की मैं शुरुआत कर, चलिए एक इमेज से बना के देख लेते हैं। हालांकि मेरी अभी वो पोर्शन है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ दिक्कत हो तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। मान लिया कि ये इंटेस्टाइन है, जेजुनम इलियम, जिसकी पहचान कहां से होती है, विलाई, और ये मान लिया कि लीवर है, ये मान लिया लीवर है। एक ऐसा डक्ट जो कि विलाई के जो वेन्स होते हैं फ्यूज करके बनाते हैं और फ्यूज होकर कहां तक पहुंचते हैं, लीवर तक पहुंच के वापस कैपिलरी बना देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहां से कहां तक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इंटेस्टाइन से लेकर लीवर के बीच में है, पहला पॉइंट। दूसरा, कैसे बना है, ये वेन से बना है, यानी जो कैपिलरीज थे इंटेस्टाइन के, ये फ्यूज होकर उसने क्या बनाया, वेन, और वेन वापस लीवर के अंदर जाकर क्या बनाया, कैपिलरी। और तीसरा, ये भी ट्रांसपोर्ट करता था किसका, तो वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स को यहां से ट्रांसपोर्ट करके, वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स को यहां से ट्रांसपोर्ट करके कहां तक लेकर आता था, लीवर तक आता था। और ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, दोनों में के बीच में डिफरेंस अक्सर देखने को आ जाते हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए मैं डिफरेंस के हिसाब से मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूं। डिफरेंस क्या, तीन डिफरेंस है बेसिकली, ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, दोनों ट्रांसपोर्ट करा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेन है नेचर में, जबकि हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम नेचर में आर्टरी है। पहला डिफरेंस था, ये नेचर में वेन है, ये नेचर में आर्टरी है। दूसरा डिफरेंस, ये किसको किससे कनेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को लीवर से कनेक्ट करता है, ये किसको किससे कनेक्ट करता है, तो ये हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट करता है। दूसरा डिफरेंस हो गया। और तीसरा डिफरेंस, ट्रांसपोर्ट तो दोनों करता है, लेकिन ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाएगा। यानी ट्रांसपोर्ट करने वाले मटेरियल में भी चेंज है, वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स, और ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है हार्मोन्स को। तो चलिए मुझे वापस अपने इसी हार्मोन वाले पोर्शन पर आना होगा। तो अभी तक का जिस्ट यही है, दो ब्लड वेसल हमने देखा, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए, एक और डक्ट हमने देखा जिसकी एंट्री हो रही है हाइपोथैलेमस से, एग्जिट हो रही है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और बीच में हमें देखने को मिला हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, एडवांस थ्योरी की तरफ बढ़ है। इस हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स बनाने वाले न्यूरॉन्स के गुच्छे हैं। इस हाइपोथैलेमस में क्या है, हार्मोन्स बनाने वाले न्यूरॉन्स के गुच्छे। मान लेते हैं ये कई सारे न्यूरॉन्स, लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं, और लाखों की संख्या में जो न्यूरॉन्स इसके गुच्छे हैं। सिंपल भाषा में ऐसे न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यानी वैसे न्यूरॉन्स जो सिक्रीट करना जानते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यानी ये क्या है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे हैं। और ऐसे ही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे को हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई बुलाया जाता है। यानी ये एक न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई मतलब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे हैं, और ऐसे न्यूक्लियाई की संख्या हाइपोथैलेमस में 9 है, 9। तो ऐसे न्यूक्लियाई की संख्या इस हाइपोथैलेमस में क्या कर रहे हैं, 9 या 9। काइंडली आप कंसंट्रेट करें, चैट्स पर ध्यान कम दें, आपके लिए ही आवश्यक है ये। तो चलिए मैंने एक न्यूक्लियाई बनाया। न्यूक्लियाई किसे कहते हैं हम लोग, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे को हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। और ऐसे 9 न्यूक्लियाई मैं बना सकता हूं। एक बनाया हमने, इमेजिन कीजिए, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9। इमेजिन कीजिए मैंने 9 न्यूक्लियाई बना दिए।
छोटे छोटे साइज के न्यूक्लियाई, और जितने भी आपको न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं क्या बनाते हैं, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स बनाएंगे। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम क्या क्या हैं, मैं तेजी से उसको आपको सिर्फ याद दिलाता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ यहां पर FSH LH से मतलब है, लेकिन फिर भी मैं तेजी से आपको याद जरूर दिलाता हूं, लेकिन पहले स्ट्रक्चर खत्म करता हूं। तो जिस तरीके से हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे दिख रहे हैं जिसका नाम मैंने न्यूक्लियाई रखा, उसी तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, जिसकी संख्या होगी 5, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा, इसे न्यूक्लियाई नहीं बुलाएंगे, इसका नाम होगा ट्रॉप्स। तो 5 गुच्छे। तो हाइपोथैलेमस में ऐसे गुच्छे कितने हैं, 9, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी में ऐसे गुच्छे कितने दिखेंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। हाँ, इसके नाम मैं जरूर यहां पर बताऊंगा क्योंकि इसके नाम की मुझे इस चैप्टर में आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इसके नाम मैं जरूर बता दूंगा। तो ध्यान रखिए, इनके नाम क्या है, इनके नाम है न्यूक्लियाई, ये 9 तरीके के हार्मोन बनाएंगे। हाँ, इनके नाम क्या है, इनके नाम है ट्रॉप्स। ट्रॉप्स की संख्या कितनी है, 5। चलिए मैं नाम साइड में लिखता हूं, ट्रॉप्स की संख्या कितनी है, 5, पांचों के नाम लिखता हूं। पहले तरीके के ट्रॉप्स, ट्रॉप्स के नाम मैं लिख रहा हूं। पहले तरीके के ट्रॉप्स को हम लोग कहते हैं सोमैटोट्रॉप्स, सोमैटोट्रॉप्स। दूसरे तरीके के ट्रॉप्स को हम लोग नाम देंगे थायरोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स। तीसरे तरीके के ट्रॉप्स को हम लोग नाम देंगे कॉर्टिकोट्रॉप्स। चौथे तरीके के ट्रॉप्स को हम लोग नाम देंगे गोनैडोट्रॉप्स, गोनैडोट्रॉप्स। और पांचवें और आखिरी तरीके के ट्रॉप्स का हम लोग नाम देंगे ल्यूटोट्रॉप्स, ल्यूटोट्रॉप्स। यानी इस एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स बनाने वाले न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो गुच्छे हैं उसे कहते हैं हम लोग ट्रॉप्स। और ट्रॉप्स कितने वैरायटी के हैं, 5। 5 वैरायटी के तो पांचों का नाम है, लेकिन क्या पांचों की परसेंटेज इक्वल है, जवाब है नहीं। सबसे ज्यादा संख्या में कौन से होते हैं, सोमैटोट्रॉप। इसमें जो सोमैटोट्रॉप्स हैं इसकी संख्या, इसकी मात्रा लगभग 40% के आसपास होती है सबसे ज्यादा संख्या में। इसमें जो थायरोट्रॉप्स होंगे उसकी संख्या लगभग 20% के आसपास होगी। इसी में जो कॉर्टिकोट्रॉप्स कहे जाएंगे उसकी संख्या भी कितनी होगी, उसकी संख्या भी 20% के आसपास होगी। इसी में जो गोनैडोट्रॉप्स होंगे इसकी संख्या लगभग 15% के आसपास होगी। और सबसे कम संख्या में क्या होते हैं, ल्यूटोट्रॉप्स, इसकी संख्या होगी मात्र 5%। यानी जनरली लोग ये समझ बैठते हैं कि अगर 5 तरीके के ट्रॉप्स हैं तो सभी की मात्रा 20% के आसपास, दैट मींस 100% हो जाती होगी 20% करके, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, सोमैटोट्रॉप्स 40%, फिर थायरोट्रॉप और कॉर्टिकोट्रॉप्स 20% होंगे, गोनैडोट्रॉप्स होंगे 15% और ल्यूटोट्रॉप होंगे 5%। चलिए, तो ये ट्रॉप आखिर सीक्रेट क्या करते हैं, सीधे नामकरण पर आते हैं क्योंकि मुझे इस चैप्टर में उसे अप्लाई करना है। जो सोमैटोट्रॉप होते हैं यही तो रिलीज करते हैं, मैं यहां पर नाम लिखते चला जाता हूं, जो सोमैटोट्रॉप है यही तो रिलीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसी ग्रोथ हार्मोन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी नाम देते हैं। यानी जरा सोचिए, अगर सोमैटोट्रॉप्स की संख्या 40% है तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन ही रिलीज कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में। तो ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है क्योंकि इसको सीक्रेट करने वाले सेल की संख्या सबसे ज्यादा है। और ग्रोथ हार्मोन को दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। थायरोट्रॉप्स क्या रिलीज करेंगे, थायरोट्रॉप्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का हार्मोन रिलीज करेंगे, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज यहीं से किया जाता है। तीसरे आते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या रिलीज करेंगे, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन मतलब ACTH नाम के हार्मोन को रिलीज करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो गोनैडोट्रॉप्स हैं, जो चौथे नंबर पर मैंने यहां पर लिखा है, वो क्या रिलीज करते हैं, 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं। यहीं से FSH नाम का हार्मोन भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहीं से LH नाम का भी हार्मोन आता है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी गोनैडोट्रॉफ एक ऐसे, वापस मैं गोनैडोट्रॉफ पर आऊंगा। और लास्ट में क्या दिख रहा है हम लोग को, ल्यूटोट्रॉफ। और ल्यूटोट्रॉफ से क्या आता है, ल्यूटोट्रॉफ से एक ही हार्मोन आता है, उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। इसी प्रोलैक्टिन को हम लोग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन या मैमोट्रॉफिक हार्मोन वगैरह भी कहा करते हैं, काफी नाम है। तो अभी तक का जस्ट ये है, सोमैटोट्रॉप से आएंगे ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। यहां पर हमें उसकी जरूरत इस चैप्टर में नहीं पड़ने वाली, सिर्फ नाम बता रहा हूं, फिर आगे उपयोग नहीं करूंगा। थायरोट्रॉप से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आने वाला है, बस यहीं तक है, इस चैप्टर में इसकी भी उपयोगिता नहीं पड़ेगी। कॉर्टिकोट्रॉप से ACTH मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आने वाला है, इसकी भी आवश्यकता इस चैप्टर में नहीं पड़ने वाली। लेकिन ल्यूटोट्रॉप से क्या आएगा, प्रोलैक्टिन। इसी प्रोलैक्टिन को हम लोग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन LTH और मैमोट्रॉफिक हार्मोन MTH भी कहते हैं। हाँ, इसकी आवश्यकता इस चैप्टर में पड़ेगी क्योंकि यही वो हार्मोन है जो कि मिल्क सिंथेसिस करवाता है। मिल्क फॉर्मेशन फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में जो देखने को मिलते हैं या जब तक लैक्टेशन चलेगा दिखने को मिलेंगे, इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क सिंथेसिस होते हैं।
लेकिन ध्यान दीजिए उसके ऊपर क्या, गोनाडोट्रॉफ। हर एक ट्रॉफ से कितने तरीके के हार्मोन आ रहे थे, बस एक ही तरीके के, लेकिन गोनाडोट्रॉफ से कितने तरीके के हार्मोन आते हैं, 2 तरीके के। ये ट्रॉफ देखिए, लेकिन हार्मोन है यहां से 2। एक का नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल्स में भी इसी नाम से जाना जाता है और मेल्स में भी इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरे हार्मोन का नाम क्या है, यहीं से जो आता है उसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल्स में तो इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, लेकिन मेल में बेहतर होगा इसका नाम चेंज कर दें। मेल में इसी को कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल सेल ICSH। मतलब साफ है, गोनाडोट्रॉफ से 2 हार्मोन आ रहे हैं। पहला एफएसएच, फीमेल मेल में कॉमन वर्ड है, लेकिन दूसरे का नाम होगा, अगर फीमेल है तो कहेंगे LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और अगर मेल है तो हम लोग कहेंगे ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ट्रॉफ्स कितने हैं, 5, लेकिन हार्मोन्स कितने आने वाले हैं, 6। चलिए अब कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आखिर क्या जरूरत थी, जरा सोचिए। लेकिन चलिए पहले थोड़ा स्ट्रक्चर में और इसको इंक्लूड कर दूं, क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो और बेहतर ही हो जाता, आपका अच्छा है। लेकिन तो अभी तक का जिस्ट यही दिख रहा है आपको कि हाइपोथैलेमस के पास जो हार्मोन बनाने वाले न्यूरॉन्स के गुच्छे हैं, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, जिसको न्यूक्लियाई नाम दे रहे हैं, वो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हाइपोथैलेमस के पास जो न्यूक्लियाई हैं, मतलब जो हार्मोन बनाने वाले न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे हैं, क्या वाकई सभी के सभी छोटे होते हैं? जवाब नहीं। 2 न्यूक्लियाई ऐसे भी हैं जिनकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। चलिए 2 न्यूक्लियाई को मैं काफी लंबा बनाता हूं। तो ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस के पास न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं, इतने लंबे हैं कि उसका एक्सॉन डायरेक्टली कहां पहुंच गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच गया। ये देखिए उसका एक्सॉन टर्मिनल, ये एक नहीं है। मैंने तो, मेरे पास जगह की कमी, इसलिए मैंने एक ही न्यूरॉन बनाया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल एक ही बनाया। न्यूरॉन कहिए, न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहिए, एक ही है। लेकिन ये हजारों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं और इनके गुच्छे हैं, लेकिन इतने लंबे ये भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स थे, लेकिन नाम इसका क्या रखते थे, इसका नाम रखते थे हम लोग न्यूक्लियाई। ये भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, लेकिन काफी लंबे लंबे हैं, इतने लंबे हैं कि इसका एक्सॉन टर्मिनल कहां तक पहुंच गया, सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच गया। इसका नाम बदल गया। छोटे छोटे सेल्स थे, हार्मोन बनाने वाला, नाम रखते थे न्यूक्लियाई, लेकिन अगर इतने लंबे लंबे न्यूरॉन्स हैं, इसका नाम बदल गया। इसे हम लोग नाम देते हैं हम लोग पिट्यूसाइट्स। इसका नाम होगा पिट्यूसाइट्स। यानी कि कई सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के गुच्छे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं हम लोग पिट्यूसाइट्स, जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है, हाइपोथैलेमस से, लेकिन उसकी एग्जिट कहां पर हो रही है, उसकी एग्जिट हो रही है यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वैसे ही एक और पिट्यूसाइट हम लोग बनाएंगे, फिर से हमने लिया, फिर से हजारों की संख्या में न्यूरॉन्स के गुच्छे हैं। इसका भी नाम, क्योंकि ये भी काफी लंबे हैं, इसका भी नाम क्या रखेंगे, पिट्यूसाइट्स। यानी कि छोटे छोटे जो हार्मोन्स बनाने वाले न्यूरॉन्स के गुच्छे थे, इसे हम लोग न्यूक्लियाई कहते थे, तो उसकी संख्या कितनी थी, 9। और जो लंबे से जो पिट्यूसाइट्स हैं, जिससे शुरुआत हाइपोथैलेमस होती है और जिसका अंत या समाप्ति कहां पर होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं लोग पिट्यूसाइट्स। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इस हम लोग न्यूरॉन कहते, तो न्यूरॉन के आखिरी हिस्से को क्या कहते हैं, हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। अगर न्यूरॉन कहते तो इसके आखिरी हिस्से का नाम होता है, न्यूरॉन के आखिरी हिस्से को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। नाम बता रहा हूं नया, इसलिए कंसंट्रेट करना होगा। तो अगर न्यूरॉन इसे कहते, इसका नाम रखते हैं हम लोग एक्सॉन टर्मिनल, आखिरी हिस्से का। लेकिन इसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, पिट्यूसाइट, तो इसका भी नाम बदल देंगे, इसका नाम होता है हेरिंग बॉडीज। यानी जिस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर का नाम न्यूरॉन होता, तो आखिरी हिस्से को आप एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, उसी तरीके से अगर मैंने इस न्यूरॉन का नाम बदलकर पिट्यूसाइट रख दिया, तो पिट्यूसाइट के आखिरी हिस्से का नाम होता है हेरिंग बॉडीज कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन अक्सर दिखता भी है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हेरिंग बॉडीज। तो हेरिंग बॉडीज कहां पर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लोकेटेड नजर आ रहे हैं। तो ये जो पिट्यूसाइट्स हैं, इसको क्या करने की आदत है, इसको हार्मोन बनाने की आदत है। मान लेते हैं ये जो पहले जो पिट्यूसाइट्स आपको दिख रहे हैं, इसको एडीएच नाम के हार्मोन को बनाने की आदत है। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसको पिट्रिसिन भी कहते हैं। तो पहले पिट्यूसाइट को एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब पिट्रिसिन बनाने की आदत है, तो अपने एक्सॉन टर्मिनल मतलब हेरिंग बॉडीज में जाकर किसको स्टोर करते होंगे, एडीएच को ही स्टोर करते होंगे। लेकिन जो दूसरे पिट्यूसाइट्स आपको दिख रहे हैं, इसको एक दूसरे हार्मोन को बनाने की आदत है, इसको ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन को बनाने की आदत है। इस ऑक्सीटोसिन के भी कई नाम होते हैं। ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन को पिटोसिन भी कहते हैं, इसको हम लोग मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो दूसरे तरीके के जो पिट्यूसाइट्स हैं, इसको आप कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, बर्थ हार्मोन या मिल्क इंजेक्शन हार्मोन बनाने की आदत है। तो नतीजा, ये जो पिट्यूसाइट जो ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन बनाएंगे, ये क्या होंगे, ये इसके हेरिंग बॉडी में जाकर स्टोर होंगे। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने तरीके के हेरिंग बॉडीज हैं, 2 तरीके के हेरिंग बॉडीज हैं। कुछ हेरिंग बॉडीज के अंदर क्या स्टोर रहेगा, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, और कुछ हेरिंग बॉडीज के अंदर क्या स्टोर रहेगा, ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं।
मतलब साफ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लास्टली कितने हार्मोन को निकालेगा? 2। अगर इसने अपने एडीएच को रिलीज कर दिया तो एडीएच यहां से निकलकर ब्लड के जरिए शरीर में फैल जाएगा, और अगर इसने अपने ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर दिया तो ऑक्सीटोसिन यहां से निकलकर ब्लड के जरिए पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, जिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन इस ब्लड वेसल में जाकर पूरे शरीर में फैलने की क्षमता रखते हैं, क्या वाकई एडीएच और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है? जवाब है नहीं। ये हार्मोन्स किसके हैं? ये तो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के हैं, क्योंकि न्यूरॉन तो हाइपोथैलेमस का है। यानी एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो ऐसे हार्मोन हैं जिसकी सिंथेसिस कहां पर होती है? इसकी सिंथेसिस हाइपोथैलेमस के पिट्यूसाइड्स नाम के न्यूरॉन्स में होती है, लेकिन स्टोर्ड कहां पर होते हैं? स्टोर्ड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। मतलब एडीएच और ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस होगी हाइपोथैलेमस में, स्टोर्ड होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, इसलिए उसकी सिक्रेशन भी कहां से होगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही होगी। इसलिए अक्सर लोग इस क्वेश्चन के जाल में फंस जाते हैं कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन की फॉर्मेशन कहां से होती है। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन की फॉर्मेशन तो हाइपोथैलेमस करता है। मतलब एडीएच और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने हार्मोन्स नहीं है, इसका काम सिर्फ हार्मोन्स को स्टोर करना और समय समय पे इसे बाहर निकालना ही होता है, बस। तो चलिए, अभी फिलहाल हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एडीएच ऑक्सीटोसिन की भी आवश्यकता नहीं है। वापस हम लोग आना होगा एंटीरियर पिट्यूटरी के। मैं हाइपोथैलेमस के हर एक हार्मोन्स के नाम अभी फिलहाल बताने की मूड में नहीं हूं, क्योंकि बता सकते हैं लेकिन काफी ज्यादा, लगभग 15-20 मिनट और ज्यादा एक्स्ट्रा वक्त लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को छोड़कर हार्मोन्स में उतना घुसना चाहिए, लेकिन मुझे यहां पर जो उपयोगी चीज है मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हाइपोथैलेमस के ये जितने भी छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, 9 है इसकी संख्या में, ये क्या निकालते हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स निकालते हैं। किसको कंट्रोल करने के लिए निकालते हैं? तो एंटीरियर पिट्यूटरी के इन्हीं ट्रॉप्स को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स को निकाला जाता है, इनको निकाला जाता है। चलिए कुछ 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा इमेजिनेशन हो सके। शुरुआत करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को समझते हैं, सभी के लिए समझना काफी आसान है। मान लेते हैं ये कुछ ऐसे ट्रॉप्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन को निकालना जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, मेरा ध्यान उधर की तरफ गया। क्वेश्चन ये है, मेल्स में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूसिंग पिट्यूसाइड्स नहीं होते हैं? बिल्कुल, अगर आप देखें तो मेल हो या फीमेल, हार्मोन्स एक ही होते हैं। मेल्स में भी ऑक्सीटोसिन होते हैं, लेकिन मेल्स में उस ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं बहुत लिमिटेड स्थान पर होते हैं। इसलिए मेल्स में ऑक्सीटोसिन के फीचर को जनरली विजिबल नहीं। जैसे सपोज कीजिए, इस ऑक्सीटोसिन का 2 जगह पर मुख्यतः असर होता है। एक होता है यूट्रस के वाल पर, जो मिडिल लेयर जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, उसके ऊपर, और दूसरा इसका असर होता है मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर। तो मेल्स में ना ही यूट्रस का मायोमेट्रियम है, ना ही मैमरी ग्लैंड्स है, इसलिए आप ऑक्सीटोसिन का असर को यहां पर नहीं देख सकते। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि मेल्स में ऑक्सीटोसिन नहीं है, बल्कि आप यह कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने वाले मुख्य जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेल्स में नहीं है या फंक्शनल नहीं है। यानी ऑक्सीटोसिन नहीं है यह कहना गलत होगा, बल्कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब मैसेज हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं था, इसलिए अक्सर मैं देखता हूं कि मैसेज रिट्रैक्टेड करके यहां पर आ जाता है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद मैसेज को गायब कर देते हैं। अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसको गायब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स आपके काफी हाइपर कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि कई सारे कमेंट्स मुझे ऐसे भी यहाँ पर सुनने को मिलते हैं जिससे ये पता चलता है जैसे कि वो सुपर स्पेशलिस्ट हो गए हों, जैसे उन्होंने MD, MS, MCH और DM वगैरह सारी डिग्रियाँ वहाँ पर हासिल कर ली हों। मुझे लास्ट क्लास के मुझे एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से याद है और बहुत बुरे तरीके से याद है। मुझसे एक क्वेश्चन किसी ने यहाँ पर पूछा हुआ था, हाइलम। अब मैंने आपको एकदम डायरेक्टली इनकार कर दिया था कि यहाँ पर हाइलम जैसे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है। बिल्कुल हाइलम, आज भी मैं उसी बात पर रिजिड हूं, हाइलम जैसे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्योंकि इतने लंबे मेडिकल साइंस की पूरी पढ़ाई करने के बाद वाकई यहाँ पर हाइलम जैसे स्ट्रक्चर्स मुझे देखने को नहीं मिले। हाँ, कुछ सेल्स जरूर होते हैं, उन सेल्स का नाम हाइलार सेल्स होता है, ना कि हाइलम नाम का स्ट्रक्चर होता है। तो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर मुझे, जहां तक मुझे ध्यान है, यूट्यूब में जाकर कमेंट किया हुआ है कि हाइलम नाम का जगह ओवरी में होता है। ये वो स्थान है जहां से ओवरी के अंदर आर्टरी के प्रवेश होती है और वहां से वेन की एग्जिट होती है। इसमें कोई शक नहीं, अगर आप इंटरनेट खोलेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे बिल्कुल अवेलेबल है कि हाइलम वो जगह है जहां से ओवरी के अंदर आर्टरी की एंट्री होती है, ओवरी के अंदर से वेन की एग्जिट होती है। बट इट इज नॉट सो। आप किसी भी स्ट्रक्चर को हाइलम तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई क्लियर ओपनिंग ना हो। अगर आप देखिए तो किडनी में क्लियर ओपनिंग है जहां से डक्ट एंट्री होती है, एग्जिट होती है, कई सारे चीज की। लंग्स के अंदर भी क्लियर ओपनिंग है जहां से प्राइमरी ब्रोंकाई की एंट्री होती है, ना ही सिर्फ प्राइमरी ब्रोंकाई बल्कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन और आउट करते हैं। एक बहुत बड़े से ओपनिंग को हम लोग, एक रूम के अंदर एक बहुत बड़ी सी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? डोर, दरवाजा कह सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं इस रूम में हमने क्या किया, दीवार में एक आर पार का एक छेद कर दिया, तो क्या उसी पे डोर कहेंगे? अब आप कहेंगे वो भी तो एक ओपनिंग है।
तो डोर को डोर ही कहते हैं क्योंकि उसकी साइज के हिसाब से उसका नाम पड़ा होगा डोर। दैट मींस दरवाजा कह सकते हैं, बिल्कुल आर पार की एंट्री एग्जिट के लिए एक स्थान है। लेकिन जब तक एक बड़ी सी ओपनिंग नहीं होगी तब तक आप उसे डोर नहीं कह सकते। एक छोटे से होल को तो आप कम से कम डोर करने की गलती नहीं करेंगे। होल इज जस्ट ए होल, नॉट ए डोर। तो उसी तरीके से मुझे कमेंट्स कुछ यहाँ पर सुनने को मिलते हैं, कई सारे लोग काफी स्मार्ट हैं भी, तो उम्मीद करते हैं इंटरनेट से आप स्टडी ना करें और करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान भी आपका ही है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। खैर इससे मुझे कोई खास असर नहीं पड़ रहा। फिर से वापस आते हैं। एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप काइंडली चैटिंग ना करें, काइंडली चैटिंग ना करें। अभी फिर से आपकी यहाँ पर काफी ज्यादा चैटिंग्स आ रही है, तो ये आपका ध्यान यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कराने की कोशिश है। अगर आप कुछ फॉल्ट कर रहे हैं तो उस फॉल्ट को सुधारने की कोशिश है। तो ओवरी में हाइलार सेल्स होते हैं, ना कि हाइलम। नेट पर जरूर मिलता होगा हाइलम, लेकिन वो एक अनऑथेंटिक, एक मनगढ़ंत एक शब्द है जो कुछ लोगों ने क्रिएट किया होगा। रियल मेडिकल साइंस की जो बुक्स होती है, जो गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के नाम से आती है, जिस बुक को हम लोगों ने प्रेफर किया है या रेफर करके आगे पढ़ाई पूरी काफी डिटेल में की है, उसमें ऐसा कोई नाम नहीं मिलता। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम लोग फिर से। तो आपको मैं एक एग्जांपल यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था। उस एग्जांपल का नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। तो चलिए ग्रोथ हार्मोन से हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि ये वो ट्रॉफ है। देखिए ध्यान से, मैंने पहले ही लिखा था सोमैटोट्रॉफ। सोमैटोट्रॉफ क्या निकालते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन निकालते हैं। कैमरा देखना होगा थोड़ा, है ना, थोड़ा जरूरत पड़े तो कभी कभी जूम कीजिएगा। अभी दिख रहा है हालांकि। तो चलिए मान लेते हैं, तो सोमैटोट्रॉफ कौन थे? सोमैटोट्रॉफ वो थे जो कि ग्रोथ हार्मोन निकालते थे। ग्रोथ हार्मोन मान लिया कि ये वही है जो कि ग्रोथ हार्मोन निकालता है। इमेजिन कीजिए किसने क्या किया, थोड़े से मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को ब्लड में डाल दिया और ग्रोथ हार्मोन यहां से बाहर निकल गया। यानी इस सोमैटोट्रॉफ ने क्या किया, इस ब्लड वेसल में ग्रोथ हार्मोन को डाल दिया, ग्रोथ हार्मोन शरीर में फैल गया होगा। लेकिन रहा सवाल, ग्रोथ हार्मोन शरीर में फैल गया। अगर ग्रोथ हार्मोन पूरे शरीर में फैल गया तो क्या वही ग्रोथ हार्मोन कभी ना कभी लौट कर क्या उसकी हाइपोथैलेमस के इस ब्लड वेसल से उसकी एंट्री नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये भी तो नेचर में क्या है, आर्टरी ही है। ये भी नेचर में क्या है, आर्टरी। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म अभी समझा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कॉन्सेंट्रेट करें। तो सोमैटोट्रॉफ ने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन निकाल दिया। ग्रोथ हार्मोन यहां से ब्लड वेसल से होकर पूरे शरीर में फैल गया। पूरे शरीर में फैल गया मतलब पूरे शरीर के हर स्ट्रक्चर में जाएगा। यानी कभी ना कभी ग्रोथ हार्मोन लौटकर कहां तक आएगा, इसी डक्ट के सहारे जिसकी हाइपोथैलेमस में एंट्री हो रही थी, ग्रोथ हार्मोन कहां पर फिर पहुंच गया, हाइपोथैलेमस पहुंच गया। अब चलिए इमेजिन कीजिए इस एक छोटे से स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आपको फिलहाल यहां पर न्यूक्लियाई नजर आ रहा है, ये क्या करता है, एक खास हार्मोन निकालना जानता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूं। तो इमेजिन कीजिए ये पोर्शन कौन सा हार्मोन निकालना जानता है, ये पोर्शन जो हार्मोन निकालेगा उसका नाम रखेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और मान लेते हैं ये एक ऐसा न्यूक्लियाई है, ये भी हार्मोन निकालना जानता है। चलिए मैं इसमें नाम दे देता हूं, इधर दिखेगा नहीं आपको। मान लेते हैं ये ऐसा न्यूक्लियाई है, ये भी हार्मोन निकालना जानता है। ये कौन सा निकालेगा, ये निकालेगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर को ही सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। तो इमेजिन कीजिए हाइपोथैलेमस के पास दो ऐसे न्यूक्लियाई हैं, उसमें से एक ऐसा न्यूक्लियाई है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर निकाल सकता है, एक ऐसा भी न्यूक्लियाई है जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर निकालता है। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। चलिए वापस आते हैं हम लोग। तो इस सोमैटोट्रॉफ ने क्या किया था, ग्रोथ हार्मोन निकाला था। ग्रोथ हार्मोन निकाल कर कहां डाल दिया था, ब्लड में। ब्लड से कहां फैला होगा, पूरे शरीर में। और पूरे शरीर से होते हुए कभी ना कभी ब्लड से होते हुए वापस कहां पर एंट्री करेगा, इसकी एंट्री हो जाएगी वापस हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसकी मात्रा को मेजर करेगा। मान लेते हैं इस हाइपोथैलेमस को ऐसा महसूस हुआ, कि जो ग्रोथ हार्मोन इसके पास आ रहा है उसकी मात्रा कम है, शरीर में शायद इससे ज्यादा मात्रा होना चाहिए था। तो इसने क्या किया, इस बार अपने इस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को कहां पर डाल दिया, ब्लड में। और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम का उपयोग करते हुए कहां तक पहुंच गया, उसी ट्रॉफ के पास पहुंचा। यानी अब इस ट्रॉफ के पास कौन पहुंच गया है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। जैसे ही इसके पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पहुंचा, नाम में रिलीजिंग है, इसने इसको क्या किया, ऑर्डर दिया कि आपको ग्रोथ हार्मोन और ज्यादा रिलीज करना है। और नतीजा इसने क्या किया, इस बार ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज कर दिया। लेकिन अब शरीर में क्या हो गया, ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया गया। अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया गया तो वैसी स्थिति में हाइपोथैलेमस में जो ग्रोथ हार्मोन लौटेगा उसकी मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा। और अगर उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो इस बार हाइपोथैलेमस ने क्या किया, इस बार हाइपोथैलेमस ने अपने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर को ब्लड में डाल दिया। यानी इस बार ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस होते हुए कहां तक चला गया, एंटीपिट्यूटरी तक गया। और उसी सोमैटोट्रॉफ को इस बार कौन सा हार्मोन मिला, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर मिला। और जैसे ही इसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर मिला, इसे क्या मैसेज गया कि मुझे ग्रोथ हार्मोन कम निकालने, इनहिबिट करने हैं। और नतीजा इस बार इसने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में निकाल डाला। फिर से सेम कहानी,
इस बार हाइपोथैलेमस में कम मात्रा में हार्मोन जाएगा तो फिर से क्या करेगा, रिलीजिंग फैक्टर निकाल देगा। अगली बार ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन आएगा तो फिर से कम मात्रा में निकालेगा। मतलब साफ है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी कम मात्रा में हार्मोन निकालने की कोशिश करता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करवाने के लिए रिलीजिंग फैक्टर को भेज देता है। और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ज्यादा मात्रा में किसी हार्मोन को निकालेगा तो हाइपोथैलेमस उसे सप्रेस करने के लिए इस बार इनहिबिटिंग फैक्टर जैसे हार्मोन निकाल देता है। मतलब किस तरीके के इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इस तरीके के इफेक्ट हम लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब अगर किसी हार्मोन की मात्रा बढ़ गई थी तो हाइपोथैलेमस ने उसको कमाने वाले हार्मोन्स भेज दिए, और अगर शरीर में हार्मोन्स की मात्रा कम गई थी तो हाइपोथैलेमस ने इस बार उस हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने वाले हार्मोन्स भेज दिए, क्योंकि अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसलिए इस तरीके के इफेक्ट हम लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और यही वजह है कि आप हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी कौन है, पिट्यूटरी को आप कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों, क्योंकि इस पिट्यूटरी के द्वारा निकले हुए सारे हार्मोन्स शरीर के जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी को कंट्रोल करेंगे। तो इस पिट्यूटरी के द्वारा निकाले गए जो हार्मोन्स है शरीर के सारे ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करेंगे। खुद पिट्यूटरी किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि शरीर के दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। इसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन फिर से चलिए फीडबैक मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा और बेहतर समझा देता हूं। क्या सिर्फ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही होता है, नहीं, एक और मैकेनिज्म जस्ट अपोजिट होता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑक्सीटोसिन, जैसे सोचिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मैंने आपको क्या समझाया, एक खास हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन आ रहे हैं, एक का नाम होता है एडीएच, एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। चलिए इसी ऑक्सीटोसिन को एक लाइन से समझते हैं हम लोग। इस ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, जब भी बच्चे के जन्म की बारी आती है तो फीमेल के यूट्रस के वॉल में जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे प्रेशर बने या बच्चे का जन्म हो। यानी अगर ऑक्सीटोसिन यहां से थोड़ा सा निकला होगा तो फीमेल के यूट्रस में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, लेकिन जैसे ही फीमेल के यूट्रस में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसने ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, अपने आप को और निकाल दिया, और ज्यादा। नतीजा यूट्रस में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑक्सीटोसिन ने और ज्यादा अपने आप को निकालना शुरू कर दिया, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि यूट्रस में जितना कॉन्ट्रैक्शन होता चला जा रहा है, ऑक्सीटोसिन अपनी मात्रा को और ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी फंक्शन पूरा होने के बावजूद हार्मोन अपनी मात्रा को कमाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो जितने ज्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे ऑक्सीटोसिन आ रहा है, नतीजा यूट्रस में और कॉन्ट्रैक्शन होंगे ऑक्सीटोसिन और आएगा, यूट्रस में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे ऑक्सीटोसिन और ज्यादा आएगा, और ये तब तक होगा जब तक पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ ना हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन के काम करने किसी तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के सिर्फ 4 से 5% हार्मोन, यानी 4 से 5% हार्मोन ही ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करते हैं। बाकी के जो 95% यानी मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हमारे शरीर के हैं वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर ही काम करते हैं। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का आपको थोड़ा डिफरेंस बताया। कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन आपने इंडोक्राइन ग्लैंड के हिसाब से पूछा है, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्वेश्चन आपने पूछा कि जो डॉर्फिज्म और जाइगेंटिज्म नाम की जो डिफेक्ट हैं या जो बीमारियां हैं, जो परेशानी है, उसके लिए पिट्यूटरी जिम्मेदार है या हाइपोथैलेमस। इसके पीछे अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो दोनों इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, कोई एक भी जिम्मेदार हो सकता है, दोनों भी जिम्मेदार हो सकता है। जैसे डॉर्फिज्म, मतलब आपने पढ़ा होगा कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से बच्चा बौना हो जाता है, डॉर्फिज्म। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन निकालने वाला सोमैटोट्रॉप्स ही डैमेज हो गए हों, नतीजा ग्रोथ हार्मोन कम आ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, यानी कि यहां पर जिम्मेदार कौन दिख रहा है, पिट्यूटरी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन निकालने वाला सोमैटोट्रॉप्स, इसकी मात्रा तो ठीक ठाक है, इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस नाम का जो ग्लैंड है, इसने ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को निकालने में कमी कर दी हो किसी वजह से। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ही नहीं आएगा तो फिर ये सोमैटोट्रॉप्स चाह के भी ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ा नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली बच्चा बौना हो जाएगा, डॉर्फिज्म इसको हम लोग कह देंगे। यानी कि हो सकता है कि इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे आप एक छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल जरा आप सोचिए, आपने क्वेश्चन पूछा डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूछा, काफी उचित किया, क्योंकि डॉक्टर्स होंगे तो आपको सारे पॉइंट सोचने होते हैं। डॉक्टर्स बनना मतलब आपको अप्लाई करना होगा दिमाग। सपोज कीजिए यहाँ पर लाइन कट जाए, बिजली गायब हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गायब हो गई, मुझे तो बस एक दिख रहा है कि ट्यूबलाइट बंद हो गया। अब जरा सोचिए ट्यूबलाइट ऑफ हो गया, इसके कारण खोजने जाएंगे तो कारण क्या क्या हो सकते हैं, जरा जस्ट इमेजिन। हो सकता है ट्यूबलाइट ही फ्यूज कर गया हो, क्योंकि मुझे ट्यूबलाइट यहाँ पर जल रहा था तो ट्यूबलाइट बंद हो गया, तो हो सकता है ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया हो। यह भी हो सकता है कि ट्यूबलाइट तो ठीक हो, उसका चौक या स्टार्टर खराब हो गया हो। यह भी हो सकता है उसका चौक या स्टार्टर भी ठीक हो, उसके पीछे का वायरिंग में कुछ डिफेक्ट हो सकता है उसके पीछे का वायरिंग भी ठीक हो पीछे के स्विच में डिफेक्ट हो सकता है उसका स्विच भी ठीक हो, उसके पीछे के एमसीबी में डिफेक्ट हो सकता है उसका एमसीबी भी ठीक हो, उसके पीछे के पावर सप्लाई में डिफेक्ट
हो सकता है उसका पावर सप्लाई भी ठीक हो, बाहर ट्रांसफार्मर जल गया हो सकता है ट्रांसफार्मर भी ठीक हो, जहां से पावर सप्लाई हुई वहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मुझे तो सिर्फ यही दिख रहा है कि ट्यूबलाइट ऑफ हो गया, लेकिन जरा सोचिए ट्यूबलाइट ऑफ होने के कारण कितने हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। यानी किसी भी स्टेप में अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी तो ट्यूबलाइट क्या हो गया, बंद हो गया। जस्ट उसी आंसर को आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने डिजिट पूछा, डॉर्फिज्म और जाइगेंटिज्म नाम के डिजिट्स के पीछे जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार आपने डायरेक्ट पूछा क्या पिट्यूटरी जिम्मेदार है या हाइपोथैलेमस, लेकिन एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसके पीछे 50 कारण हो सकते हैं। हो सकता है ग्रोथ हार्मोन को रिसीपेनल रिसेप्टर से खराब हो सकता है बोन्स के अंदर जो मेटाफेसियल प्लेट है जिसकी वजह से शरीर में ग्रोथ देखने को मिलती है वही खराब हो गए होंगे। हो सकता है किसी वजह से ग्रोथ हार्मोन बॉडी में फैलने से पहले डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा हो, किसी केमिकल किसी रिएक्शन का शिकार हो जा रहा हो सकता है पिट्यूटरी में खराबी हो सकता है हाइपोथैलेमस खराबी हो सकता है यहां पर कोई ट्यूमर हो गए हो सकता है बिल्कुल डैमेज एट्रोफी का शिकार हो गया होगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो हमें कारण यहां नहीं खोजना है, हमें सिर्फ इफेक्ट देखना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके सिलेबस जिसको फॉलो करता हो बस उतना ही शामिल करना है। लेकिन चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपने कहा कि सर नॉर्मल अमाउंट में रिलीज नहीं करता है क्या, सवाल उठता है कि नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं ये देखना होगा। नॉर्मल को ही तो करने के लिए इसे ज्यादा या कम करने की जरूरत पड़ेगी। इट इज नथिंग बट ए बैलेंसिंग मैकेनिज्म, क्योंकि शरीर की जो डिमांड होती है ना हर वक्त हर समय हर सेकेंड एक जैसी नहीं होती। कभी कभी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, अगर बॉडी की डिमांड बढ़ गई ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकालना होगा तो ऑब्वियसली से ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर निकालने होंगे। हो सकता है बॉडी की डिमांड आज ऑल ऑफ सडन किसी वजह से कम गई तो इसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर GHIF इसे निकालने ही पड़ेंगे। दैट मींस ये पूछना थोड़ा सा एक अजीब सी बात है कि इसे लगातार ये नॉर्मल क्यों नहीं निकालता, क्योंकि नॉर्मल अगर निकालेंगे तो बॉडी की जो नीड्स है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट नीड नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, इसलिए इसे बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको दो तरीके के फीडबैक मैकेनिज्म मैंने समझाए, एक था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें मैक्सिमम हार्मोन्स काम करते हैं, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक एग्जांपल मैंने जस्ट दिया ऑक्सीटोसिन, लेकिन डिटेल मुझे करना है, FSH LH की तरफ आना है। तो इस बार मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब इमेजिन कीजिए इसका नाम है गोनाडोट्रॉफ, मैं इसको थोड़ा सा रिंग घेर देता हूं, मान लेते हैं इसी का नाम है गोनाडोट्रॉफ। और गोनाडोट्रॉफ क्या निकालते हैं, दो तरीके के हार्मोन निकालते हैं, एक का नाम होता है FSH और एक का नाम होता है LH। मेल में उसी LH को हम लोग कहते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों कहते हैं, जब आपको उसके स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा आप देखेंगे मेल में स्ट्रक्चर का नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए हार्मोन का नाम भी चेंज कर देते हैं। हालांकि है एक ही चीज, आपने सेम नाम भी अगर प्रयोग किया तो कोई गलत नहीं होगा, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो ये क्या है गोनाडोट्रॉफ। इस गोनाडोट्रॉफ से क्या आ सकते हैं, दो हार्मोन आते हैं, एक का नाम होता है FSH, एक का नाम होता है LH। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, एक ही तरीके के सेल्स हैं, एक ही तरीके के ट्रॉफ से तो दो हार्मोन क्यों। हालांकि जब आप डिटेल साइंस पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी लगभग 37 वेराइटीज के सेल्स मौजूद हैं। एंड जिस गोनाडोट्रॉफ की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर भी 37 वेराइटीज के सेल्स मौजूद हैं, और 37 वेराइटीज के सेल्स में भी कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होती है कि उसमें से कुछ सेल्स FSH निकालते हैं और कुछ सेल्स LH मतलब ICSH निकालते हैं। मतलब ओवरऑल आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो इसका नाम गोनाडोट्रॉफ है, लेकिन इसके अंदर दोनों हार्मोन को फॉर्म करने वाले सेल्स अलग अलग ही होते हैं। चलिए फिर से वापस आते हैं, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस के पास क्या है, इसके पास GnRF, मान लेते हैं ये कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, मैं लेवलिंग यहां पर कर देता हूं। ये जिस हार्मोन को निकाल रहा है उसका नाम है GnRF, पूरा नाम क्या होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये कौन कौन से हार्मोन निकाल सकता है, दो हार्मोन निकाल सकता है, FSH एंड LH। LH मींस ICSH। और ये कौन सा हार्मोन निकाल सकता है, GnRF मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। जनरली एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ी एरर उसने किया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई आपको कर देता हूं। एनसीईआरटी में लिखा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस ऑलवेज दो तरीके के हार्मोन निकालता है, एक को कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर, एक को कहते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर। जैसा एग्जांपल आपने ग्रोथ हार्मोन में ऑलरेडी देखा, यानी ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ती थी तो क्या निकालता था, इनहिबिटिंग फैक्टर ग्रोथ हार्मोन के लिए, और अगर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अगर कम जाती थी तो इस बार क्या निकालता था, ग्रोथ हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने के लिए रिलीजिंग फैक्टर निकालता था। यानी ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए इसके पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी थे और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर भी थे। लेकिन क्या वाकई एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए क्या इसके पास हाइपोथैलेमस के पास क्या रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर जैसे दोनों हार्मोन्स होते हैं, जवाब है नहीं। ऐसे शरीर के बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस ने इनहिबिटिंग फैक्टर जैसे हार्मोन बनाए ही नहीं है।
उसने सिर्फ रिलीजिंग फैक्टर नहीं बनाए। जैसे उसी में से एक एग्जांपल यहां आपको मैंने लिख दिया, नाम क्या है, GnRF, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। मतलब इसका ठीक उल्टा GnIF मतलब गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग फैक्टर जैसा कोई हार्मोन होता ही नहीं है। जो सिंपल सी स्टेटमेंट है, हर हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस के पास IF इनहिबिटिंग फैक्टर्स नहीं होते। तो इमेजिन कीजिए प्यूबर्टी अभी आ गई, किसी व्यक्ति के प्यूबर्टी की उम्र आ गई। प्यूबर्टी की उम्र होने के बाद जब तक प्यूबर्टी की उम्र नहीं थी तब तक GnRF नाम के हार्मोन्स नहीं आ रहे थे। GnRF नाम के हार्मोन्स क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन आता है उसे सप्रेस करके रखता है बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी से पहले इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ना ही मेल में स्पर्म्स बनाने हैं ना ही फीमेल्स में ओवम बनाने हैं, और जब स्पर्म्स ओवम ही नहीं बनाने हैं तो FSH LH भी नहीं चाहिए, और FSH LH नहीं चाहिए तो इसको कंट्रोल करने के लिए GnRF भी नहीं चाहिए। लेकिन प्यूबर्टी के बाद क्या होगा, GnRF आएगा। तो प्यूबर्टी के बाद जब हाइपोथैलेमस जैसे ही GnRF नाम के हार्मोन को इसी हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में डालेगा तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से इस बार इसके पास कौन सा हार्मोन पहुंच गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और इसने क्या किया, FSH LH की मात्रा को निकालना शुरू कर दिया, और FSH LH इस तरीके से निकल करके पूरे ब्लड में फैल गया। लेकिन अब आप पूछेंगे तो इसका कंट्रोल कैसे होगा? इसका कंट्रोल करने के लिए, FSH LH की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए और भी दूसरे कई सारे हार्मोन्स हैं। जैसे मेल के हार्मोन्स का नाम आपने सुना होगा, एंड्रोजेन से टेस्टोस्टेरोन है। फीमेल के हार्मोन्स का नाम आपने सुना है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं यही FSH LH की मात्रा को आगे देखेंगे आप कंट्रोल करेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा इसको दिखाना चाह रहा था कि हर एक हार्मोन को कंट्रोल करना, यानी कि आगे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे FSH LH। इसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से सिर्फ GnRF बनाए हैं, और इसका रेगुलेशन करने के लिए आगे मदद कौन करेगा, मेल और फीमेल के जितने एडिशनल हार्मोन्स आगे हम लोग पढ़ेंगे वही इस FSH और LH दोनों की मात्रा को आगे कंट्रोल करेंगे। तो बस अब हमें क्या करना है, इसी FSH LH को यहां पर आगे प्रयोग करना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया, शायद आया है ट्यूबलाइट, शायद कईयों का फ्यूज हो चुका हो क्योंकि थोड़ी सा स्पीड है और ये पोर्शन यहाँ का है भी नहीं, थोड़ा सा रिकैप मैं कर रहा हूँ दूसरे चैप्टर का। हो सकता है कईयों की ट्यूबलाइट फ्यूज हो, तो उम्मीद करते हैं फ्यूज ना करें, सप्लाई उसकी पावर सप्लाई जारी रखें। समय अभी हुआ नहीं ना है, 10 मिनट है, ठीक। तो देखिए आपको फिलहाल क्या क्या कॉन्सेप्ट मिला। चलिए इस पोर्शन को मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा इसको मिडिल पिट्यूटरी पे मैं रिपीट कर देता हूं। मिडिल पिट्यूटरी, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम मैंने बता दिए। एंटीरियर पिट्यूटरी किन्हीं हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस बना हुआ है, जिसके पास रिलीजिंग फैक्टर वाले भी हार्मोन हैं सभी के लिए, और कई सारे हार्मोन्स के लिए इनहिबिटिंग फैक्टर वाले हार्मोन्स भी हैं। हो गया था कंप्लीट। उसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जो न्यूरॉन्स जाते हैं उसे हम लोग नाम देते थे पिट्यूसाइड, इसके आखिरी से कहते हैं हियरिंग बॉडी, जिसमें ADH और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स स्टोर्ड हैं और वहां से बाहर भी निकलते हैं। क्लियर है? अब आते हैं मिडिल पिट्यूटरी। जरा सोचिए, क्या मिडिल पिट्यूटरी एग्जिस्ट करता है? जब इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा था तभी मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन आपको दिखाया था या बताने की कोशिश की थी कि मिडिल पिट्यूटरी किसके साथ फ्यूज हो गया था, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ फ्यूज हो गया था। क्योंकि मिडिल पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ फ्यूज हो गया था, दैट मींस मिडिल पिट्यूटरी की कोई अलग से स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो क्या वाकई फंक्शनल एग्जिस्टेंस है? अब ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें साइंटिस्ट लोग दो तरीके के मत से घिरे हुए हैं। अब मैं दोनों ही तरीके के मत आपको समझा देता हूं और जो सही है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। खुद आपका एनसीईआरटी भी कहने की कोशिश करता है, खुद आपका एनसीईआरटी भी कहता है कि जो मिडिल पिट्यूटरी है यहां से भी एक ही हार्मोन आता है, उसका नाम क्या होता है, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी अगर एनसीईआरटी को आप फॉलो करें तो एनसीईआरटी कहता है कि हमारे मिडिल पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है, उसका नाम क्या होता है, MSH, मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करता क्या है? तो हमारे स्किन में पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। हमारे स्किन में क्या करता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन को बढ़ाता है या कमाता है, बढ़ाता है। ठीक है, चलिए उसकी कहानी बाद में आते हैं। एनसीईआरटी तो यही कहता है, लेकिन क्या वाकई मिडिल पिट्यूटरी MSH नाम का हार्मोन निकालता है? अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। कॉर्डेट्स में 5 क्लास आपको एनिमल किंगडम के हिसाब से याद होंगे, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। पाइसेस मतलब मछलियां, एम्फीबियंस आप अच्छे जानते हैं, मेढक वगैरह इसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में सांप वगैरह आ जाते हैं, एप्स में पक्षी आते हैं और मैमल्स में खुद हम लोग आते हैं। तो कॉर्डेट्स फाइलम कॉर्डाटा में ऐसे तो कई सारे सुपर क्लास हैं कई सारी चीजें, लेकिन जो 5 इंपॉर्टेंट क्लास आपको पढ़ने हैं वो है पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। उसमें जो शुरू के 3 क्लास मैंने नाम लिए, पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब जिसे लोग पॉइकिलोथर्मल भी कहते हैं, यानी वैसे एनिमल्स जिनके शरीर का तापमान कांस्टेंट नहीं रह जाएगा।
यानी अगर बाहर का तापमान बदलेगा तो इनके शरीर का अपना तापमान ही बदल जाता है। नतीजा, पाइसेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को अक्सर दो तरीके के मूवमेंट शो करने होते हैं। गर्मियों के दिन में भी अक्सर वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्थान पर छुप जाते हैं, जैसे एम्फीबियंस के एग्जांपल ले लेते हैं, मेढक के एग्जांपल ले लेते हैं। गर्मियों के दिन में वो क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे जाकर दब जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समर स्लीप या एस्टिवेशन। और जाड़े के दिन में भी वो सेम काम करते हैं, मिट्टी के नीचे जाकर दब जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। आखिर क्यों एम्फीबियंस को ऐसा क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर अपने आप को इस तरीके से नहीं छुपाते तो अगर बाहर का तापमान काफी गर्म होता या बाहर का तापमान काफी ठंडा होता तो उनके शरीर का भी तापमान बढ़ जाता या कम जाता, नतीजा उनकी मौत हो जाती। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल। लेकिन जो एप्स और मैमल्स होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स, पक्षी और मैमल्स। एप्स और मैमल्स को हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब होम्योथर्मल, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर बाहर के इस बदलते तापमान का बहुत असर नहीं पड़ता। बाहर का तापमान जो भी हो, जरा सोचिए, ह्यूमंस का तापमान लगभग कितना माना जाता है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग कांस्टेंट रहता है। बर्ड्स का तापमान लगभग कितना होता है, लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, हम लोग से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है बर्ड्स का। यानी कि बाहर का तापमान जो भी हो, मैमल्स लगभग कितने डिग्री पर रहते हैं, हम लोग यहां पर कह सकते हैं ह्यूमंस पर आते हैं सीधे। ह्यूमंस लगभग कितने डिग्री पर रहते हैं, 96 डिग्री पर, और एप्स कितने डिग्री पर रहते हैं, 100 डिग्री पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग के शरीर के अंदर वो मैकेनिज्म बना हुआ है जिससे हम लोग शरीर के अंदर के तापमान को रेगुलेट कर सकें। ऐसे एनिमल्स को हम लोग वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल कहते हैं। मतलब साफ है, पाइसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स को हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल्स, और एम्फीबियंस और मैमल्स को हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड, एम्फीबियंस बोल रहे हैं, एप्स और मैमल्स को हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड मतलब होम्योथर्मल। वहीं से जुड़ा हुआ ये मामला, ये हार्मोन है एमएसएच। तो मिडिल पिट्यूटरी से जो हार्मोन आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे एमएसएच कहते हैं। ये मुख्यतः कहां पर आता है या सिर्फ कहां पर आता है? ये सिर्फ पाइसेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ही आता है जो कोल्ड ब्लडेड है। जो एप्स हैं और मैमल्स हैं, उनके इस मिडिल पिट्यूटरी से एमएसएच नाम के हार्मोन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सिंपल। ये सब साइंस की सबसे बेहतरीन थ्योरी मैं आपको फिलहाल बता रहा हूं, जो फिलहाल जिस पर अभी 100% तो अभी इसको भी अप्रूव नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी मामले से जो सहमत हैं। आपने देखा होगा जो पाइसेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एक और खास क्षमता पाई जाती है, वो क्या रहती है? रंग बदलने की क्षमता होती है। वो क्या करते हैं? मछलियां हो, पाइसेज, एम्फीबियंस मेढक हो, रेप्टाइल्स हो, कई सारे सांप या खुद गिरगिट को देखिए, कैमेलियन, ये क्या करते हैं? अपने आसपास के सराउंडिंग में छुप जाते हैं। रंग बदलने की क्षमता होती है। इसी रंग बदलने की क्षमता को हम लोग 2-3 नाम से संबोधित करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैमोफ्लेजिंग। रंग बदलने की क्षमता को हम लोग कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। इसी को मिमिक्री भी कहते हैं, इसी को हम लोग मेटाक्रोसिस भी कहते हैं। तो पाइसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में जरा सोचिए, ये जो मिमिक्री या कैमोफ्लेजिंग की जो क्षमता जो चली आई है, क्यों चली आई है? इसी एमएसएच नाम के हार्मोन की वजह से। क्योंकि इन पाइसेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में यही एमएसएच नाम का हार्मोन इनके स्किन को क्या करता है? डार्क करता है। और इन्हीं पाइसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स के पीनियल ग्लैंड से आने वाला मेलाटोनिन हार्मोन इनके स्किन को क्या कर सकता है? लाइट कलर का बना सकता है। यानी पाइसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में सिर्फ एमएसएच मिडिल पिट्यूटरी से ही नहीं, बल्कि पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन हार्मोन आ रहा है, उसका भी काफी ज्यादा योगदान है स्किन के कलर को चेंज करने के लिए। एमएसएच स्किन के कलर को डार्क कर सकता है और मेलाटोनिन स्किन के कलर को लाइट कर सकता है। नतीजा उनके पास कौन सी क्षमता चली आई? रंग बदलने की क्षमता चली आई, जिसे हम लोग मेटाक्रोसिस, मिमिक्री या कैमोफ्लेजिंग भी कह रहे हैं। एप्स और मैमल्स में क्षमता नहीं होती। तो एप्स और मैमल्स में क्योंकि रंग बदलने की क्षमता नहीं होती, तो जरा सोचिए, रंग बदलने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है जिसका नाम एमएसएच है, क्या इसकी आवश्यकता है? सिंपली नहीं, क्योंकि एप्स और मैमल्स को रंग बदलने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए इनके पास इस एमएसएच नाम के हार्मोन की भी कोई आवश्यकता ही नहीं है। और तभी तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि जो मिडिल पिट्यूटरी है वो एंटी पिट्यूटरी के साथ फ्यूज हो गया। लेकिन एनसीईआरटी फिर गलती भी कर बैठा आगे जाकर, वो ये कह बैठता है कि मिडिल पिट्यूटरी से एमएसएच नाम के हार्मोन आते हैं। तो रियल में मिडिल पिट्यूटरी से किसके मिडिल पिट्यूटरी से एमएसएच नाम के हार्मोन आते होंगे? अगर आते भी होंगे तो पाइसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में आते होंगे। एप्स और मैमल्स में तो ये देखने को नहीं मिलने चाहिए। तो ये एक क्या कह सकते हैं, एक विवादास्पद एक एरिया है। तो चलिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी को यहाँ पे इज्जत भी देना है। तो एनसीईआरटी कहता है एमएसएच आता है, तो चलिए मान लेते हैं आता है, और अगर आता है तो क्या करता होगा? तो स्किन के कलर को डार्क बनाने की क्षमता रखता है। दैट्स ऑल, इतना कहकर समाप्त करेंगे। तो क्या अगर मिडिल पिट्यूटरी से एमएसएच आता है, अगर मान लेते हैं आता है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी हाइपोथैलेमस को क्या इस एमएसएच को भी कंट्रोल करने के लिए आरएफ और आईएफ नाम के हार्मोन्स बनाने हैं? तब तो बनाने ही पड़ेंगे। यानी अगर यहां से एमएसएच नाम का हार्मोन आता है तो इसको रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस को एमएसएच आरएफ भी बनाने होंगे और हाइपोथैलेमस को एमएसएच आईएफ भी जरूर बनाने होंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर एमएसएच आरएफ और एमएसएच आईएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, कुछ हद तक अभी आज के टॉपिक को मैं कहां तक लेकर गया हूं। मुझे एफएसएच और एलएच की आवश्यकता थी,
हार्मोन्स आप लोग सुनना चाह रहे थे, ये भी पोर्शन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में मैंने काफी सारे कनेक्शंस बता दिए। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में हम लोग अक्सर प्रयोग किया करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अक्सर कहा करेंगे कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएफ नाम का हार्मोन आएगा, और इसी हाइपोथैलेमस के जीएनआरएफ मतलब गोनाडोट्रोपिन सिग्नलिंग फैक्टर नाम के हार्मोन के प्रभाव में आकर एंटीरियर पिट्यूटरी से जो गोनाडोट्रोप्स होंगे, दो तरीके के हार्मोन निकाला करेंगे, एक का नाम होगा एफएसएच, एक का नाम होगा एलएच, और एलएच को मेल में हम लोग कहते हैं आईसीएसएच। लेकिन काम करने का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे फीमेल में फीमेल में पहले कौन काम करेगा, फीमेल में पहले काम करेगा एफएसएच और तब एलएच काम करने की शुरुआत देखने को मिलेगी। लेकिन मेल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मेल में पहले काम करेगा एलएच, एलएच मतलब आईसीएसएच, और तब जाकर एफएसएच की काम करने की बारी आएगी। यानी देखिए सीक्वेंस बदला, फीमेल में पहले एसएसएच की बारी आएगी देन एलएच, जबकि मेल में पहले बारी आएगी एलएच मतलब आईसीएसएच और तब बारी आएगी एफएसएच। तो आगे जब इस साइंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तब आप इसको खुद देखकर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग का स्ट्रक्चरल पोर्शन काफी ज्यादा यहाँ पर बाकी है। स्ट्रक्चरल पोर्शन मेरे ख्याल से फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब से लेकर जितने स्ट्रक्चर्स अभी बाकी है, इसको नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और जब वो समाप्त होगा तो फिर हम लोग गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ओवम प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम वगैरह भी देखेंगे, जिसमें आपको फॉलिकल के स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही तक रखते हैं। मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।